अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 22 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। और बेटा चुप कर दे प्लीज। कल के क्वेश्चन में एक, वैसे तो सारे सब नोट मैंने बनवाने हैं, उस पर 15-20 मिनट लग जाने हमारे, लेकिन एक सब नोट जो नया था, मैंने कहा था चेंज इन एस्टीमेट का सब नोट बनाएंगे। उसको बनाने की तैयारी पहले हम अभी फिलहाल आधा घंटा करेंगे, ठीक है। उस सवाल में डायरेक्ट सब नोट नहीं बनवा रहा, उसकी वजह है उस सवाल के अंदर थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी थी, जो पहली बार ही वो सवाल के अंदर कार्डी वाले सवाल के अंदर चेंज एस्टीमेट का नोट बनाते हो समझ आना मुश्किल है। तो पहले हम चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाना सीख लेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह वो नोट कहीं भी आएगा बना लिया करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल है छोटी सी आपके सामने, ये एग्जांपल पिछली क्लास में वजूद में आई है, ठीक है, आप इसको देख लें। इसलिए ये ना कहिएगा हैंडआउट में लिख कर दे रही है, पिछली क्लास में लिखी है तो फिर हैंडआउट में तो अब इसके बाद ही जाएगी। कॉस्ट यकम जनवरी 2000 में सवाल है ना, कॉस्ट यकम जनवरी 2000, बाकी सब कुछ देखो रिन्यू ही होना है, सिर्फ एग्जांपल लिखी हुई है। और यकम जनवरी 15 कॉस्ट है 100, यूजफुल लाइफ है 5 साल। अब 15 और 16 गुजरा, ये क्वेश्चन आपके सामने हैंडआउट आ गया, ठीक है ना। ऑन यकम जनवरी 17, हैंडआउट में ऐसी एग्जांपल आती है ना जी। ऑन यकम जनवरी 17 इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज 2 years। तूने फिर बोलना शुरू कर दिया, वैसे एक दिन चुप रहो, कल बहुत अच्छा रहा, ओके चुप रहो। कल समझ नहीं आ रही थी, मैं क्लास में पीछे खड़ा करूंगा तुम्हें अगर तुम अब बोले तो, ठीक है। अच्छा जी, ऑन यकम जनवरी 17 इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज 2 years। भाई 2 साल, 5 साल वाला एसिड था, 2 साल गुजरे तो रिमेनिंग कितने बनते थे? 3। और एस्टीमेट बदला तो रिमेनिंग कितने रह गया? 2। ये ऐसे भी लिखा हो सकता था, ऑन यकम जनवरी 17 इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल लाइफ इज 4 years। दोनों तरह से लिखा जा सकता है ना, और याद है ये बातें। अच्छा, दोनों सिचुएशंस में दिखाऊंगा आपको, एस्टीमेट चेंज होने में लाइफ कम हो गई है, अगली एग्जांपल में एस्टीमेट चेंज होगा और लाइफ बढ़ जाएगी। दो ही सिचुएशन हो सकती है ना। देखो, लाइफ कम होने से डेप्रिसिएशन शायद बढ़ जाए और लाइफ बढ़ने से शायद डेप्रिसिएशन कम हो जाए, यानी कि डेप्रिसिएशन जब भी चेंज इन एस्टीमेट आता है उसका असर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे पड़ता है। तो दो तरह के असर हो सकते हैं, या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, वो दोनों सिचुएशंस यहाँ पे हमने अभी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सवाल है हमारे सामने, यकम जनवरी 15 को एसेट खरीद रहे हैं, यकम जनवरी 17 पे उसके अंदर एस्टीमेट में चेंज आ रहा है। आज रिक्वायरमेंट ये नहीं है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 15, 16, 17, 18, बल्कि आज क्या रिक्वायरमेंट है? प्रिपेयर चेंज इन एस्टीमेट नोट फॉर द ईयर 31 अब सबसे पहली बात तो याद है ये सवाल जो हमने किए थे चेंज इन एस्टीमेट के, ये स्टार्टेड डिस्कशन ऑन चेंज इन एस्टीमेट एंड सॉल्व ये वाले क्वेश्चंस याद आ रहे हैं? इन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी एक बात आपको पक्की पक्की समझ आ जाए, अल्लाह करे अभी ये याद रखने वाली। यकम जनवरी 12 को हमने एसिड खरीदा, ठीक है जी, 10 साल उसकी लाइफ थी। यकम जनवरी 14 को एस्टीमेट में चेंज आ गया, एस्टीमेट बदल गया। 44 क्वेश्चन, अगर एस्टीमेट नहीं बदला था तो डेप्रिसिएशन होती थी 1.8, 1.8। एस्टीमेट बदला तो डेप्रिसिएशन हो गई 2.4, 2.4, 2.4। गौर करके बताओ कि आपको क्या नजर आ रहा है, एस्टीमेट चेंज होने पर पिछले साल की डेप्रिसिएशंस बदली? नहीं, पिछले साल की डेप्रिसिएशंस तो नहीं बदली। ऐसे ना करें, गौर से देखने का कहा था आपने, अन्यवा बोला, ठीक है। अगर आप गौर से सिर्फ इधर देख ही लेते तो आपको नजर आ जाता कि मैंने ये कहा एस्टीमेट चेंज आने पर जिस साल में एस्टीमेट चेंज आया हमने सिर्फ उसको सही किया और फ्यूचर ईयर्स को सही किया, पास्ट को नहीं छेड़ा। आजमाइश शर्त है। अगला सवाल देखते हैं, ये 45 सवाल में 45 था, इसके अंदर 15 में एसेट खरीदा था, 15, 16, 17 पुराना एस्टीमेट ही रहा था। ये देखो 45 15 पे एसेट खरीदा था, 15, 16, 17 चला, 18 में एस्टीमेट चेंज हुआ। क्वेश्चन, ये पुरानी चीजें इसीलिए यहाँ पे लिखी हुई है, काम आती है, ठीक है। ये देखो अब 15, 16, 17 5 रुपए डेप्शन थी, 18 में एस्टीमेट बदल गया, तो क्या 15, 16, 17 की डेप्शन बदली हमने? नहीं, 18 एंड ऑनवर्ड्स चेंज आता है। तो चेंज इन एस्टीमेट की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होती है। क्या जी? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। चेंज इन एस्टीमेट जो होता है वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। लेट मी लिख चेंज इन एस्टीमेट is applied prospectively, ठीक है जी। अच्छा, ये बात अभी तो रेलेवेंट नहीं है लेकिन काम आने जा रही है इंशाल्लाह IAS 8 के टॉपिक में, जो शायद हम 50 प्लस में जब जाएंगे, अराउंड 60 जब हमारा लेक्चर चल रहा होगा तो हम IAS 8 का टॉपिक कर रहे होंगे। उसमें टोटल 3 चीजें हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज, प्रायर ईयर एरर की करेक्शन और चेंज इन एस्टीमेट। ये भी उसी का हिस्सा है दरअसल तो, लेकिन चूंकि यहाँ पर इस नोट का पार्ट बनता है तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, वहां पे रिवाइज कर लेंगे। तो IAS 8 ये कहेगा, जाके पढ़ेंगे तफसील से, कि अगर प्रायर ईयर की करेक्शन करो, कोई एरर पकड़ा जाए, पिछले किसी साल को कोई एरर पकड़ा जाए, तो जिस साल से वो गलती थी वहां से सही करते हुए लाओ। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करना। रिट्रोस्पेक्टिवली प्रीवियस ईयर को भी सही करना और करंट को भी।
आइए सेठ कहता है अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आए, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है जाहिर है ये भी समझाऊंगा जब आइए सेठ में जाएंगे। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आए तो जिस साल से वो पॉलिसी अप्लाइड थी, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले, जब से अप्लाइड थी वहां से चेंज करते हुए लाओ, इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। और आइए सेठ ये कहता है कि अगर एस्टीमेट, अंदाजे में चेंज आए, चेंज इन एस्टीमेट अगर हो तो उसमें आपने रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन नहीं करनी बल्कि प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी है। चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? प्रोस्पेक्टिवली इसको चेंज किया जाता है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है करंट एंड फ्यूचर। करंट एंड फ्यूचर, पास को नहीं छेड़ा। मैंने 2 सवाल दिखाए, 5 करवाए थे, पांचों देख लो। 15, 16 कोई चेंज नहीं, 17 में चेंज आया एस्टीमेट में तो 15, 16 को नहीं छेड़ा, 17, 18 चेंज हो गए। 47, 16 में एसिड यकम जुलाई 16 को, 30 जून 17 पे ये रहना था, 17 वाले साल में एसिड खरीदा, 17, 18 में चेंज नहीं आया, यकम जुलाई 18 यानी 19 वाले साल में चेंज आ गया, तो 18 को तो किसी ने नहीं छेड़ा, 19 से ऑनवर्ड चेंज हुआ। और बात समझ रहे हो? इसको क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्या कहा जाता है जी? प्रोस्पेक्टिव का मतलब करंट और फ्यूचर को चेंज करना है, पास्ट को चेंज नहीं करना। क्लियर है ये बात? और सही है? और सुभान अल्लाह। चलो इसको छोड़ो, अब वो एग्जांपल बन गई तो मैंने देखा ही नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ था। चलें, अगर ये देख लेता तो फिर मैं पिछली क्लास में भी यही यूज कर लेता। एनीवेज, अब क्या हो सकता है? चलो ये हो सकता है कि आपकी क्लास में एक एक्स्ट्रा सवाल यहाँ पे भी करवा दूंगा, ये तो सब तैयार शुदा होगा ना, ठीक है, फटाफट, और फिर उनको कल करवा दूंगा ये, ठीक है। अब ये याद करवाना। बहरहाल क्या जी याद रहा ये? असल में ना मैंने वो जब आपको करवाया था ये उस वक्त किया होगा, चेंज एस्टिमेट जिसने किया था यही काम किया था ना, ये ऑप्शंस लिए थे। बहरहाल छोड़ो, देखते हैं करना या नहीं करना। चेंज इन एस्टिमेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे? प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? करंट और फ्यूचर को सिर्फ छेड़ना है, पास्ट को नहीं छेड़ना, ठीक है। एक तो ये बात जहन में रखने वाली है। अच्छा जी, तो हम ये एग्जाम्पल देख रहे थे। एसिड कितने का खरीदा है हमने जी? एसिड कितने का खरीदा? 100, 100 रुपए का, ठीक है। ₹100 का एसिड खरीदा। अब ये एसिड होना है डेप्रीशिएट। सवाल खामोश है तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे। बोलो, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला कुछ याद है? अच्छा, ओहो, लिख लेते हैं जी। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। अच्छा जी, तो कॉस्ट कितनी है जी? 100। रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है, मैंने आज आने भी नहीं रेजिडुअल वैल्यू। नोट के अंदर थोड़ी सी चेंज आती है तो वो शायद आइए सेट में जाकर ले आए रेजिडुअल वैल्यू को, तब तक ये बगैर रेजिडुअल वैल्यू नोट ना सीख लेंगे ना, रेजिडुअल वैल्यू में से एक लाइन ऐड होनी है वो फिर देख लेंगे, ठीक है। इसको समझना है। यूजफुल लाइफ कितनी जी? 5। 5 बेटा, 15 किसने बोला? ये लाइफ यूजफुल लाइफ लिखिए साथ 5 जी। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? यानी हम यूं सोच रहे थे कि अगले 5 साल इस एसेट को हम 20-20 रुपए करके डेप्रीशिएट करेंगे। ये हमारा गुमान था, ये हमारी सोच थी, ठीक है। और ये सोच 2 साल तक सही भी रही कि फिर यकम जनवरी 17 को गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? इस दिन खड़े होकर वैसे रिमेनिंग लाइफ नजर आ रही थी 3 साल, लेकिन एस्टीमेट बदल के कितनी रह गई? 2। वैसे ये भी लिख सकता था, मैंने आपको बोला, वो यूं भी लिख सकता था कि टोटल लाइफ जो है वो 4 रहेगी। बहरहाल इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब डेप्रिसिएशन ये रहेगी, ये अब नहीं रह सकती डेप्रिसिएशन, ठीक है। इनफैक्ट तीसरा साल ही उड़ गया, जिंदगी से इसके तीसरा साल ही उड़ गया। जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आता था, अगर आपको याद हो तो आपको सिखाया था, उस दिन खड़े होकर बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे जी बुक वैल्यू कैलकुलेट? कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन आज तक की, तो 100 में से 20 और 20 40 गए, तो बाकी कितने बच गए? 60। ये 60 इज द बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, ठीक है। अब ये फॉर्मूला में क्या चेंज आता था, कुछ याद है? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन, कुछ ज्यादा ताजा हो रही। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग लाइफ कर लें जी। तो बुक वैल्यू कितनी है? रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू पहले ही कोनी थी। रिमेनिंग लाइफ सवाल ने कही कितनी? 2 साल, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितनी बन गई? 30 और 30, ठीक हो गया जी। ये ऐसे ही सीखा था ना, लेकिन पर्चे में ऐसे नहीं करना होता। अच्छा अब खैर छोड़ें, पर्चे में क्या करना है वो देखते हैं। ये हम मौजूद हैं जी, इस वक्त ये हम मौजूद हैं
2017 के अंदर, 2017 के एंड पे खड़े हैं ना, जिसके स्टार्ट में एस्टीमेट चेंज हुआ था और उसके एंड पे सवाल हमें कह रहा है कि आप एस्टीमेट चेंज का नोट बना दो, यूजर को बता दो कि क्या कुछ मामलात हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेलेवेंट ईयर है, ऐसे ही है, बोलो। अब एस्टीमेट चेंज, वो मैंने वर्किंग वो वाली नहीं की, तफसील वाली, बस इस तरह से बना दिया। एस्टीमेट चेंज का नोट बनना है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपने ये जो बात हुई है अंग्रेजी में लिख के बतानी है। बताओ जी, अंग्रेजी में लिखो, क्या होगा, क्या लिखोगे? आप बताओगे क्या लिखोगे, बोलो और बोलो गूंगो। ड्यूरिंग द ईयर लाइफ ऑफ एसिड चेंज फ्रॉम 5 to 4 साल, या रिमेनिंग लाइफ लिखनी है तो लिखो रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसिड चेंज फ्रॉम 3 to 2 ईयर्स। ये बात लिखनी को मुश्किल थी, मुंह चुक के बैठे थे। तो सबसे पहले क्या करोगे, कंपनी नेम, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 और नोट का नाम लिख दिया चेंज इन एस्टीमेट। हाँ, अगर ये पीपीई के नोट के सब नोट के तौर पे बनाना है तो वो तो फिर ऑलरेडी चल रही होगी नंबरिंग, जैसे कल चल रही थी कुछ 7.6 जो भी था 4-5 वो लग जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये अलग अलग सवाल है ना। ठीक है, तो ये नोट नंबर आ गया, नोट का नाम आ गया। अब सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं जी, हम अंग्रेजी में ये लिख रहे हैं जो ऊपर वकूफ पजीर हुआ वो यूजर को लिख के बता रहे हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2017 लिखने की जरूरत है कोई? ऊपर क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17। नीचे मैंने लिख दिया ड्यूरिंग द ईयर, तो बस काफी है। ड्यूरिंग द ईयर लाइफ ऑफ एसेट, बल्कि रिमेनिंग लाइफ, एक सवाल में रिमेनिंग लाइफ कर रहे थे, अगले एग्जांपल में टोटल वाला लिख लेंगे, दोनों तरह से लिख सकते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट, वो जो एसेट होगा सवाल में लिखा हुआ, इसमें तो एसेट लिखा हुआ है ना, बस मैंने कॉस्ट ऑफ एसेट लिख दिया। वो सवाल के अंदर लिखा होता है कंप्यूटर, अगर तो हम लिखेंगे रिमेनिंग लाइफ ऑफ कंप्यूटर, सवाल में लिखा होगा बिल्डिंग, लिख देंगे रिमेनिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग। ठीक है ना, वो एसेट का नाम लिख देंगे। बहरहाल फिलहाल तो जनरल रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट चेंज फ्रॉम 3 to 2 ईयर्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मुझे बताओ, लाइफ बदल गई है, यानी एस्टीमेट में चेंज जो आया है उससे, एस्टीमेट चेंज की वजह से क्या चीज बदल जाती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बदल जाते हैं। इधर देखो, डेप्रिसिएशन 1.8 थी, एस्टीमेट चेंज हुआ तो 2.4 हो गई, और तो कुछ नहीं बदला, ना कॉस्ट बदली ना कुछ और, बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बदलता है, यानी पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन बदल जाता है बस। ठीक है, चेक करो, डेप्रिसिएशन 5 थी, एस्टीमेट बदला तो डेप्रिसिएशन क्या हो गई 10। इसका मतलब एस्टीमेट में चेंज आए तो क्या चीज बदल जाती है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। अच्छा, अगर एक्सपेंस बदले तो प्रॉफिट भी बदल जाता है। बस ये इंपैक्ट यूजर को हमने बताना है कि ये जो एस्टीमेट चेंज हुआ है इस वजह से, क्योंकि एस्टीमेट चेंज वजह से क्या बदलता है? डेप्रिसिएशन। हम ये बताते हैं कि जी एस्टीमेट चेंज की वजह से हमारे साल की डेप्रिसिएशन बढ़ने कम होने की वजह से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा। ठीक है, तो एक लाइन आगे आ गई, और उस लाइन में आप क्या लिखोगे, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन प्रॉफिट्स आर एज is as follows, effect of this change, या effects लिख दो, the effects of this change on profits are as follows। तो मैंने पिछली क्लास में यहाँ क्या लिखा था, बहरहाल ऐसी बात ही लिखनी होती है मिलती जुलती। ठीक है जी, अब प्रॉफिट्स हैं। पहली बात तो ये बताओ कि करंट ईयर प्रॉफिट पे क्या असर नजर आ रहा है आपको? देखो कैसे, डेप्रिसिएशन से। पहले तो आके देखोगे, अगर एस्टीमेट ना बदलता तो डेप्रिसिएशन कितनी हुआ करती? 20। यानी अगर एस्टीमेट में चेंज ना आता तो 17 की डेप्रिसिएशन कितनी होती? 20। ये भी 2-3 सवाल और करने, टेंशन ना ले। पहला, 17 के साल में अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो डेप्रिसिएशन कितनी होती? 20। एस्टीमेट बदला तो डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 30। यानी 17 के साल में डेप्रिसिएशन 10 रुपए से कम हो गई ना। किसी ने बोला कम होगी, किसी एक दो ने तो बोला है। फिर सुनो, अगर एस्टीमेट चेंज ना होता, पुराने हिसाब से ही ऐसे डेप्रिसिएशन हो रहा होता तो डेप्रिसिएशन कितनी होती? 20। एस्टीमेट बदला तो डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 30। यानी एस्टीमेट में चेंज आने की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10 रुपए से बढ़ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10 रुपए से बढ़ गया। अच्छा जी, एक छोटी सी ना, इसके अंदर हम वर्किंग किया करेंगे, वर्किंग 1। इस वर्किंग 1 के अंदर हमने 2 चीजें लिखा करनी है। पहले करंट ईयर, पहले देख लो, एक ही बार पिक्चर लेना फिर, और उसके बाद एक लाइन छोड़कर आगे फ्यूचर ईयर्स। जी, तो हम क्या बता रहे थे अभी, 17 के साल में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 10 से बढ़ गया। मुझे ये बताओ, अगर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बढ़ गया है, अगर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, इधर देखो वर्किंग है ना, ये डेप लिख लो, एक्स लिख लो, तीर तूर लगा लो, काम चल जाएगा। ठीक है ना, वर्किंग है ना। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 10 रुपए से बढ़ गया, इसका असर प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा? बोले
प्रॉफिट एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 10 से कम हो गया। ये बात समझ आती है? अच्छा, अब पर्चे में क्या करना है, पहले ये सुन लो, प्रूफ बाद में करते हैं, ठीक है ना। पर्चे में क्या करोगे, फ्यूचर ईयर्स के लिए ये जो ऊपर लिखा है ना आपने, इसको एज इट इज लिखो, लेकिन उल्टा दो। फ्यूचर ईयर्स में क्या करोगे, जरा ध्यान से देख लो, डेफिनेट एक्सपेंस 10 से कम होगा और फ्यूचर ईयर्स में प्रॉफिट्स जो हैं वो 10 से बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा फिलहाल मैंने जो कहा पर्चे में करने से पास हो जाएगा वो बात बताओ जी। प्रूफ अभी करते हैं। करंट ईयर समझ आता है, समझ के लिखा है ना, करंट ईयर समझ के लिखा है ना, ठीक है। करंट ईयर में क्या कहा हमने कि अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो डेफिनेशन 20 होती, चेंज होने की वजह से हो गई 30, तो डेफिनेशन एक्सपेंस में 10 रुपए का इजाफा आया, इस वजह से प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर क्या हो जाना है, कम। बस अगली बात बिना सोचे समझे उल्टा दो, अगली चीज को उल्टी कर दो बिना सोचे समझे, ठीक है जी। तो यहां पे हमने आके लिखा, यूं पहले लिखा हुआ था ना, करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या आ रहा है जी, डिक्रीज, और बोलो डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ, जरा और छोटा करके लिखें, पूरा नहीं आ रहा, डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, सी वाई लिख लूं, चलो लिख देते हैं पूरा ही, करंट ईयर। एक और तरीका है, करंट ईयर्स प्रॉफिट जी, करंट ईयर प्रॉफिट में क्या आ गया जी, डिक्रीज आ गया, कितने का, 10 रुपए का। कैसे कैसे जी, कैसे पता लगा आपको, पूरा नहीं आ रहा भाई, पता नहीं क्या मसला है। डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट 10 रुपए, कैसे जी, कैसे डिक्रीज, क्योंकि 10 रुपए से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बढ़ा, जिस वजह से प्रॉफिट कम हो गया। अब एग्जामिनर को बताओगे जी, ये जरा ना वर्किंग वन में हमने ये काम किया है, अगर देखना चाहो तो, ठीक है। और फ्यूचर ईयर मैंने कहा चुप करके इसके उल्ट कर, चुप करके, इंक्रीज इन फ्यूचर ईयर्स, ये ईयर्स के बाद अपॉस्ट्रोफी प्रॉफिट्स, ठीक है जी। वर्किंग नंबर 1 ही है और 10, और ये नोट खत्म हो गया और पर्चे में पूरे नंबर आ गए और रिजल्ट में पास आ गया, ठीक है ना। मकसद कहने का यह है कि पर्चा तो यहां से पास हो गया, ठीक है। क्या सिखाया आपको, क्या सिखाया, लिखो करंट ईयर सोचकर और फ्यूचर ईयर को उल्टा दो, ठीक है। अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं भाई, देखो मेरी बात सुनो, ये जो बोतल है इसमें जितना पानी है इतना ही निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकल सकता ना। एक एसिड जो है अगर इसकी कॉस्ट 100 रुपए है तो वो मैक्सिमम 100 रुपए ही डेप्सिट होगा, बोलो। पैटर्न बदल सकता है, किसी साल में ज्यादा किसी में कम, लेकिन मैक्सिमम 100 का एसिड 150 डेप्सिट तो नहीं हो सकता, ठीक है। नेगेटिव एसिड का कोई कॉन्सेप्ट हमारे अकाउंटिंग में नहीं है। 100 का एसिड है तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू लूज करेगा, 100 ही लूज करेगा, बात समझ रहे हो। अब करंट ईयर तो है येलो, अब फ्यूचर ईयर्स को देखना है, जरा जरा गौर से देखना। फ्यूचर ईयर्स अगर अगर ये चेंज इन एस्टीमेट ना आता, ये कर लेते हैं ग्रीन कलर से जी, अगर एस्टीमेट में चेंज ना आता तो जो बकाया जिंदगी है एसेट की उसमें टोटल डेप्रीसिएशन कितनी होती, 40 नजर आ रही है, ठीक है। एस्टीमेट में आ गया चेंज, जिस वजह से फ्यूचर में एक साल भी कम हो गया, देखो अब साल ही ना रहा, और फ्यूचर के साल जितने बचे हैं, जितने भी बचे हैं उनकी डेप्रीसिएशन कितनी बन रही है अब, टोटल 30 जमा सिफर कितना, 30। अब खुद देखो हम क्या कह रहे हैं, पहले करंट ईयर डेप्रीसिएशन के इम्पैक्ट, करंट ईयर एस्टीमेट बदला तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करंट ईयर का 10 से बढ़ गया, 10 से बढ़ गया तो प्रॉफिट 10 से कम हो गया। अब फ्यूचर ईयर्स के बारे में सोच रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है, अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो फ्यूचर ईयर्स की डेप्रिसिएशन होती 40, एस्टीमेट चेंज होने की वजह से फ्यूचर ईयर्स की डेप्रिसिएशन हो गई 30, इसका मतलब फ्यूचर ईयर्स में डेप्रिसिएशन 10 रुपए से, भाई जस्ट पैटर्न बदला है। एसिड की अगर बुक वैल्यू इस दिन 60 बच गई है तो ये 60 ने ही बाकी डेप्रिशिएट होना है ना, तो बात समझ रहे हो, तो वो पैटर्न बदल गया बस, ठीक है। अब प्रूव हुई ये बात, मसला ये है कि इसको ऐसे प्रूव करने लगे ना तो पर्चे में फंस भी सकते हैं। एक एसिड आपको उतने सवाल में दे दिया जिसकी लाइफ थी 15 साल, 20 साल, 50 साल, और 3 साल बाद एस्टीमेट में चेंज हो गया, तो क्या आगे 50 साल बैठ के बनाओगे, करंट ईयर को इस तरह से करके फिर फ्यूचर ईयर्स को ऐड करके टोटल करके यहाँ पे लिखते रहोगे, ऐसे तो फंस जाओगे ना फिर। इसलिए प्रूफ मैंने आपके सामने कर दिया, अभी अगले सवाल में ही कर लेते हैं। अगले सवाल में सिचुएशन डिफरेंट करेंगे, अगले सवाल में लाइफ बढ़ाएंगे जिससे डेप्रिसिएशन कम होगी, तो दूसरा ऑपोजिट 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, उसको भी देख लेंगे। प्रूफ वहां पे भी यही होना है, तो यहाँ 2 सवालों में प्रूफ कर देता हूं। बच्चे के लिए सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, बच्चे के लिए सिर्फ ये याद रखना है, करंट ईयर को सोच के लिखो, क्यों सामने है, ये साल तो बनाना ही बनाना है ना हमने। करंट ईयर में क्या कहेंगे कि इस साल में एस्टीमेट चेंज होने की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10 से बढ़ गया तो प्रॉफिट 10 से कम हो गया। अगली बार बात सोचे समझे बगैर आंखें बंद करके लिखो, अगर ये बढ़ गया तो फिर ये कम होगा, यहां तो प्रूव हो रहा है।
यहाँ तो प्रूव हो रहा है, ठीक है, लेकिन पर्चे में प्रूव नहीं करेंगे। ओके, सही है। बल्कि ये चीज भी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, हम यहाँ पर एक छोटी सी और वर्किंग कर लिया करेंगे, इसको 1.1 में कह देता हूँ। ये मुश्किल सवालों के लिए तैयार कर रहा हूँ आपको। इसमें हम कहेंगे जी डेप्रीसिएशन विद ओल्ड एस्टीमेट कितनी है जी? डेप्रीसिएशन इस साल की, करंट साल की कितनी है जी? ओल्ड एस्टीमेट से नजर आ रही है 20, पर मैं वर्किंग तरह सिखा रहा हूं। और डेप्रीसिएशन विद न्यू एस्टीमेट, आप कहोगे जी नहीं ऐसे नहीं, हमें कैलकुलेशन करके दिखाया। तो जी कैलकुलेशन कर लो। अगर ओल्ड एस्टीमेट होता तो 100 डिवाइडेड बाय 5 के हिसाब से चल रहा था ना, और अगर न्यू एस्टीमेट है तो 100 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 60 डिवाइडेड बाय 2 किया आपने, ऐसे ही है। तो ये ऐसे डेप्रीसिएशन निकल आया करेंगे दोनों वर्किंग में। वो टाइमलाइन कौन बनाए बैठ के भाई? फारिग थोड़े ये टाइमलाइन बनाते रहे, ऐसे फॉर्मूला लिखते रहे, ये तो पर्चे में तो समझाने के लिए आपको किया मैंने, ठीक है। तो ऐसे छोटी सी वर्किंग करेंगे जी। ओल्ड एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन बनती थी 20, नए एस्टीमेट के हिसाब से बन गई 30, तो फिर एस्टीमेट चेंज की वजह से डेप्रीसिएशन 10 से बढ़ गई है, कम हो गई है? बढ़ गई है, तो इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन। अब ये लिखा हमने, वर्किंग है, इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन, ठीक है जी। कितने से? 10 रुपए से। अगर बताना एग्जामिनर को तो बता दो 1.1 में मैंने ये कैलकुलेट किया, ठीक हो गया। डेप्शन बढ़ी तो प्रॉफिट कम हो गया। अगले को सोचे समझे बगैर हमने उठा के लिख देना है। प्रूव होगी ये बात भाई? जाओगे फिर तुम्हें सवाल पूछने, इसको जवाब दो। सवाल नहीं पूछना तुमने जी बच्चों। ये है आपका चेंज इन एस्टीमेट का नोट। देख लो अगला सवाल बाद में देखते हैं, उसके अंदर मैंने इसको उल्टा दिया है, यानी कि लाइफ इस साल में 1 साल कम हुई थी ना सवाल में, ठीक है। और अभी अगला सवाल करते हैं, उसमें एस्टीमेट ऐसे चेंज करते हैं कि लाइफ बढ़ा देंगे। यानी कि एस्टीमेट चेंज के 2 असरात हो सकते हैं, या डेप्शन को बढ़ा देता है या कम कर देता है। अभी डेप्शन को बढ़ाने वाला सीन हमने देख लिया। अब जो भी चीज बदले, चाहे रेजुअल वैल्यू बदले, चाहे मेथड बदले, चाहे लाइफ बदले, 2 ही इंपैक्ट हो सकते हैं एस्टीमेट चेंज के, या तो डेप्शन को बढ़ा देगा वो एस्टीमेट चेंज, या कम कर देगा। हमने डेप्शन को बढ़ाने वाला ऑप्शन देख लिया, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? कम करने वाला। इसके बाद देखते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहां तक परे परे। बस ये फजूल काम करते रहे पिछली क्लास में, ही मसला होगा। बना लेना पिक्चर। अच्छा जी सुने, एग्जाम्पल चलें आगे। एग्जाम्पल 2 देखें जी। अब जरा क्विकली करते हैं इसको। एग्जाम्पल 2, यकम जनवरी 18 पे इसको 240 कर लें यार, पॉइंट्स में जवाब ना आए। पिछली क्लास में पॉइंट्स में मतलब राउंड नहीं हुआ था, तजर्बा। अच्छा जी, इसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस। 240 एसिड की कॉस्ट है, यूजफुल लाइफ है 4 साल, और 18 19 2 साल पुरसुकून तरीके से गुजर गए। अब बाकी रहते थे 2 साल, और वो कह रहा है नहीं जी 20 के अंदर उन्होंने कहा कि जी अब रहते हैं 3 साल। ये ऐसे भी लिखा हो सकता था, ऑन यकम जनवरी 20 इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल लाइफ इज 5 साल। दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। रिमेनिंग हम खुद निकाल लेते। लो भाई, कितने का एसिड है? 240 का। बस कि अब हम फॉर्मूलाज लिखते रहेंगे अंग्रेजी में, ऐसे थोड़ी करेंगे हम तो। यहाँ पे आके बस कैलकुलेशन कर देंगे। इतने नीचे आगे क्या करने के क्वेश्चन ऐसे कर लेते जी। कैलकुलेशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ 4 है बोलो। तो डेप्शन एक्सपेंस कितना आ गया जी? 60 का। तो ये हमने सोचा था कि जी 60 60 60 और 60 ये डेप्रिसिएशन होगी। लेकिन यकम जनवरी 20 को क्या हुआ? एस्टीमेट में आ गया चेंज। लाल रंग के मार्कर से हमने सबसे पहले यहां पर निकालनी है बुक वैल्यू। 240 में से -60 और -60 कितना बन गया? 120। लेकिन ये तो हमने लाल मार्कर से लिखना है, क्योंकि पिछले सवाल में इधर देखो हमने लाल मार्कर से लिखा था, ठीक है जी। तो लाल मार्कर से हमने यहां पर आकर लिखा 120। लाल मार्कर को थोड़ा बोल्ड भी किया। ओके नाउ, अब ये डेप्रिसिएशन, ये रेफरेंस रेलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि एस्टीमेट में आ गया चेंज। अब नया फॉर्मूला क्या है जी? हम बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज को डिवाइड करते हैं रिमेनिंग लाइफ है। वो कह रहे हैं अब 3 हो गई है, बताओ जी कितना? 40 40 और 40, ठीक है जी। और सही है, पूरा 1 साल बढ़ गया डेप्रिसिएशन का। पहले ये साल नहीं था एसिड की लाइफ, ठीक है। अब हम खड़े कौन से साल में हैं? बोलो, खड़े कौन से साल में हैं? और देखो प्रिपेयर नोट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट फॉर द 31 दिसंबर 2020, खड़े कहां पे हैं? तो इसको कर देता हूं मैं येलो आपके लिए, जैसे पिछले सवाल में किया था येलो, ठीक है। ताकि बिल्कुल एक, सिर्फ हमने क्या किया है,
इफेक्ट को बदल दिया, इफेक्ट बदल दिया, ठीक है ना। तो ओहो चलो जी, अब सिर्फ करंट ईयर को देखेंगे, पर्चे के लिए तो काफी है बात इतनी कि करंट ईयर को देखेंगे और फ्यूचर को उल्टा देंगे बस, ठीक है। चलो जी, पहले अंग्रेजियां मारते हैं जी, बोले जी, अब तो आप मार लेंगे अंग्रेजियां, बोले बोले बोले। ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा पिछली दफा टोटल, पिछली दफा रिमेनिंग लाइफ बोली थी ना, इस दफा टोटल लाइफ देखना सीख लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर टोटल लाइफ ऑफ एसिड, टोटल लाइफ ऑफ एसिड चेंज फ्रॉम 4 to 5 years। अच्छा, अगर मेथड बदल जाए तो क्या लिखेंगे? मेथड ऑफ डेप्शन चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस। रेजिडुअली बदले तो कहेंगे रेजिडुअल चेंज फ्रॉम इतने, तो जो जो चेंज होगी वो लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, फुल स्टॉप। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन प्रॉफिट्स इज एज फॉलोस। अब देखो भाई, करंट ईयर और फ्यूचर ईयर होगा, ऐसे ही है। करंट ईयर पूरा लिखना आपने, प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर ईयर, प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर, ठीक है जी, पूरा लिखना, सीवाई नहीं लिखना आप, ठीक है। अब इनमें इंक्रीज या डिक्रीज होना है, ओके। अच्छा, अब छोटी सी एक वर्किंग करते हैं। वो वर्किंग क्या है जी? करंट ईयर सीवाई लिख लेना था, चलो, और फ्यूचर ईयर, फ्यूचर ईयर्स। हाँ जी, अब सिर्फ करंट ईयर को देखो, अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो डेप्रीसिएशन 60 होती, एस्टीमेट बदला तो डेप्रीसिएशन 40, यानी एस्टीमेट चेंज की वजह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो 20 रुपए से कम हो गया, डेप्रीसिएशन कम हो गई 20 से, और डेप्रीसिएशन कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया 20 से, ठीक है जी, डन। अब ये करंट ईयर है, और फ्यूचर ईयर्स को बस खामोशी से, प्रॉफिट पे इंपैक्ट लेना ना, बस खामोशी से इसको उल्टा दो, डेप्रीसिएशन को चुप करके बढ़ा दो और प्रॉफिट को चुप करके कम कर दो। ये तो जबानी भी हो सकता था, ये वर्किंग पर्चे में ना भी करें तो, ये तो इसलिए वर्किंग करवाई है क्योंकि रेजुअल वैल्यू ने जब यहाँ आना है ना, रेजुअल वैल्यू का चेंज भी जब आना है ना इसी सवाल के अंदर, तो फिर फ्यूचर ईयर्स के अंदर एक और लाइन आइटम पड़ जाएगा रेजुअल वैल्यू का, तो ये उसकी तैयारी असल में कराई है। आसान चीज सीख रहे ना, बता मुश्किल पे जब आती है तो पता ही आपको, बेस तो हम ऐसे ही बनाते हैं चीजों की, ठीक है। लो भाई, तो करंट ईयर प्रॉफिट में क्या आया? इंक्रीज, कितने का जी? 20 का। और फ्यूचर ईयर प्रॉफिट में क्या आया जी? डिक्रीज, कितने का? 20। ठीक है। हाँ, आप कहोगे जी हम कौन सा टाइमलाइन बना रहे हैं, हम तो ये वर्किंग वैसे करना सिखाएं हमें, तो यार वैसे कर लेते हैं। आप कहेंगे डेप्रीसिएशन विद ओल्ड एस्टीमेट, डेप्रीसिएशन विद ओल्ड एस्टीमेट। अच्छा जी, अब ओल्ड एस्टीमेट पर तो डेप्शन थी तो 240 डिवाइडेड बाय 4 के हिसाब से चल रहा था, 60 आता। तो डेप्रीसिएशन विद न्यू एस्टीमेट 120 डिवाइडेड बाय 340 आ गया। अब मुझे बताओ, न्यू डेप्रीसिएशन 40 है, ओल्ड 60 होती, तो फर्क है 20 का। 20 से डेप्रीसिएशन बढ़ी है या कम हुई है? कम हुई है, ओके। तो टाइमलाइन नहीं बनानी, ये ऐसे काम करना है हमने पर्चे में, ठीक है। यहाँ पे 20 के साथ हम लिख देंगे वर्किंग 1.1, डन। बोलो, तो पर्चे के लिए नोट बन गया, बस नोट में ये वर्किंग ना भी करो, जबानी भी कर सकते थे, लेकिन ये चीज चाहिए नोट के अंदर जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखी हुई, ओके। हाँ, वैसे हम प्रूव कर लेते हैं भाई। हमने ये बात की कि करंट ईयर में एस्टीमेट चेंज होने की वजह से करंट ईयर में तो डेप्रीसिएशन 20 रुपए से कम हो गई है, लेकिन अगर फ्यूचर ईयर्स का आप हिसाब लगाएं तो पुराने एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रीसिएशन अगले रिमेनिंग साल्स में 60 होती, लेकिन एस्टीमेट चेंज होने की वजह से अब रिमेनिंग साल्स में 40 और 40 80 बन गए। देखो ना, एस्टीमेट चेंज हुआ। अब इसको साइड में कर दो, फ्यूचर ईयर्स ये हैं, करंट ईयर में डेप्शन 20 से कम हो गई, ठीक है। अब फ्यूचर ईयर्स में डेप्शन चेक कर लेते हैं। अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो फ्यूचर ईयर्स में डेप्रीसिएशन कितनी होती? 60 जमा 0 60, और अगर एस्टीमेट चेंज हो गया तो ये कितनी हो गई है? 80। तो फ्यूचर ईयर्स में डेप्शन 20 से बढ़ जाएगी। यही मैंने कहा है कि चुप करके लिख लो, काम ही कोई नहीं। तो क्या हुआ? साल बढ़ रहा है तो क्या हुआ? क्या हुआ? हमने तो एसेट की किधर, सवाल किधर से आ रहा है? बेटा, हमने इस एसेट की कॉस्ट को जितना सा उसने फायदा देना उस पे बांट के एक्सपेंस आउट करना है। तो यही हम भी कह रहे हैं कि साल फायदा बढ़ गया है तो इसके एक्सपेंस को भी इस साल तक बढ़ा, यहीं पे ना खत्म कर लेना। एस्टीमेट चेंज हुआ है, 100 रुपया ही डेफिसिट हुआ है ना बेटा। देखो 240 सॉरी 240 60 60 60 60 होना था, अब क्या हो गया? 60 60 40 40 40 हो तो वही 240 ही डेफिसिट रहा है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या है? जैसे जैसे एसेट फायदा दे रहा है उसकी कॉस्ट को वैसे वैसे एक्सपेंस आउट करो। तो पहले सोच रहे थे कि 4 साल फायदा देगा, लेकिन इस साल में आगे सोचा नहीं नहीं नहीं, अभी 3 साल और देगा। 60 60 से करेंगे तो 2 साल बाद
फायदा फिर भी बचा होगा, कॉस्ट खत्म हो जाएगी डेप्रिसिएशन करने के लिए। तो वही आप वाली बात को सही करने के लिए ये किया हमने चेंज इन एस्टीमेट। ठीक है, लो भाई पिक्चर ले लो, लेना पिक्चर। अच्छा, फिर भी पिक्चर नहीं नहीं। अच्छा जी, कोई इकट्ठी पिक्चर्स लेना चाहे तो मोस्ट वेलकम। 1 मिनट प्लीज, कि मैं कहीं तस्वीर हो गया काम। अच्छा जी, तो एस्टीमेट चेंज में या डेप्रिसिएशन बढ़ती है या डेप्रिसिएशन कम होती है, यही दो सिचुएशन हो सकती है ना। अब भाई लाइफ बदलो, चाहे मेथड बदलो, चाहे रेजुअल वैल्यू बदलो, अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन नहीं बदलना है। और बदलने का मतलब क्या है, या बढ़ेगी या कम होगी। कोई तीसरी सिचुएशन सेम रहेगी तो फिर तो एस्टीमेट चेंज ना हुआ। ठीक है, तो सेम डेप्रिसिएशन जो रहनी है उस वजह से आप सॉरी डेप्रिसिएशन चेंज होना है प्लस में या माइनस में, बढ़ना है या तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हो यार, पीछे भेज दूंगा तुम्हें, बल्कि निकल जाओ सर थोड़ी देर पीछे, आधा घंटा जाओ पीछे, रास्ता दो यार इसको। चल बेटा चल चल, तुझे पता है तू क्या कर रहा था, चल ना यार जल्दी कर ले भाई, शक्ल बना के जाना है, पॉज करना जरा जी, इंसान बन के बैठो। ठीक है, ये उनको बताया मैंने। अच्छा जी, बहुत इसकी कैमरा बंद करके जो मैंने इसकी हालत की है ना, ओए होए। अच्छा जी चलें। अच्छा जी, चेंज इन एस्टीमेट की मैं बात ही कर रहा था कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज दो ही हैं डेप्रिसिएशन। पहले बात, एस्टीमेट चेंज होना, एसेट की, एसेट से रिलेटेड 3 तरह के एस्टीमेट जो चेंज होते हैं, वरना तो और बहुत सारे एस्टीमेट्स हैं अकाउंटेंट्स जो लगाते हैं। एस्टीमेट एसेट के हिसाब से 3 तरह के चेंज हो सकते हैं, जिसका असर डेप्रिसिएशन पे पड़ता है, या बढ़ेगी या कम होगी। दोनों सिचुएशंस आपके सामने हैं। करंट ईयर को देखा करेंगे, फ्यूचर को उल्टा दिया करेंगे, ये आपका नोट है। ओके सही है। अब रेजुअल वैल्यू को मैंने आज पिछली क्लास में एंटर नहीं किया, है बहुत आसान। अब वो रेजुअल वैल्यू वाला काम शायद आईए सेट में जाकर करवाऊं, फिलहाल जरूरत नहीं है किसी सवाल के अंदर ऐसा नोट बनाने की, फिलहाल जरूरत हमें नहीं पड़ेगी जिसमें रेजुअल वैल्यू भी चेंज हो रही है। ओके, तो इसको हजम करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं जी। ये तो बहुत आसान है भाई, इसका तो जवाब में सवाल करना ही नहीं चाहिए। ये इसको मैंने भाई प्रूव कर दिया है, क्लास के बाद पूछ लेना। और किसी को सवाल है जी बताएं। ओके, ये देखें जी, इस सवाल को देखें, ये सवाल देखा देखा लग रहा होगा आपको। अब तो देखा देखा लग रहा होगा। इसको जरा मैच कर लें एक बार, ये 650, 1100, 158.07 और 67.2, यही फिगर्स हैं आपके नोट में, जरा एक बार गौर कर लें। ठीक है, और उसके आगे ये मेजरमेंट बेसिस भी आ गई। ठीक हो गया, तो ये नोट मैंने आप क्लास में कल बनवा दिया था। ठीक है, लकीली ये नोट पिछली दफा के नोट्स में से इधर निकल आया, तो बड़ा फायदा होगा पिछली क्लास में। पिछली दफा थोड़ा सा तबीयत की खराबी की वजह से बोर्ड की बजाय इधर कर रहा था सवाल में उन दिनों में। तो खैर, ये सवाल उन दिनों का किया हुआ काम कैसे आ गया, इसके सब नोट्स कल बनाना रह गए थे। कितने बच्चों ने घर पे ट्राई किया इनको? यकीन मानो पिछली क्लास में आप लोगों से डबल थे बच्चे जिन्होंने घर पे सब नोट्स बनाए खुद से। ओके, फिर कहते हैं हम नालायक नहीं है। ये तो वही बात होगी, हम पागल नहीं है। हर पागल यही कहता है, ऐसे ही हर नालायक यही कहता है। ले भाई, ये 3 सब नोट्स मैंने कहा था अगर सवाल में रीवैल्यूएशन आ जाए तो ये 3 सब नोट्स लाजमी हैं। पहला, लास्ट रीवैल्यूएशन कब हुई। दूसरा, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती। अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती, कल लिखा था हमने। ठीक है, दूसरा सब नोट ये। तीसरा सब नोट, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो मैंने कहा है कि ये अगर रीवैल्यूएशन आ जाए तो ये 3 सब नोट्स मस्ट हैं, लाजमी बनेंगे। उसके अलावा हर सवाल के 1-2 सब नोट्स मुख्तलिफ होते रहा करेंगे, वो जरूरत के हिसाब से। चेंज एस्टीमेट आए तो उसका सब नोट बनाना सीख लिया। अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ जाए तो उसकी मूवमेंट बना लेंगे। ऐसे ही कैपिटल वो बोरिंग कॉस्ट जब पढ़ लेंगे तो उसका डिस्क्लोजर सब नोट बनाना सीख लेंगे। वो तो जैसे जैसे आते जाएंगे सीखते चले जाएंगे। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन है तो ये 3 सब नोट्स लाजमी। ठीक है, बाकी ये तो मैं इसको नंबर 5.1 दे दिया है, लेकिन लास्ट टाइम तक मैं इसको नंबर ही नहीं देता था, 5.1 इसको बोलता था। तो बच्चों को ये कहता था कि ये तो समझो नोट की मेन बॉडी ही है। ठीक है ना, तो लेकिन आईक्यू सोल्यूशन में 5.1 किया हुआ था, तो फिर मैंने भी इजाफा कर दिया। फर्क कोई नहीं पड़ता, नंबर पूरे ही मिलते हैं उससे भी, लेकिन चलो एक जैसा हो जाता है जरा काम। अच्छा जी, अब ये 3 सब नोट्स जो आपने बनाने थे माशाल्लाह से आपने नहीं बनाए एज यूजुअल। ठीक है जी, तो ये सवाल
किधर है, यही है ना, ये यही सवाल था ना जो हमने कल किया। ठीक है, अब सारा नोट बन गया, सवाल कर लिया हमने, सारा नोट बन गया, यहां तक बुक वैल्यूज निकल आई, ये सब आपने लिख लिया। अब सब नोट्स आगे शुरू हो रहे हैं। सबसे पहला सब नोट है, असल में ना स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट जो है, मैं डिस्क्लोजर पढ़ाऊंगा आपको अंग्रेजी में जाके। स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, आप दो चीजें बताओ, एक इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, आखिरी रीवैल्यूएशन कब हुई थी, और दूसरा वेदर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्वड। ये दोनों बातें स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि बताओ। अब कल वाले सवाल के अंदर नहीं, परसों वाले सवाल के अंदर तो इंडिपेंडेंट नाम अवेलेबल था, ठीक है, या आज टेस्ट वाले सवाल के अंदर इंडिपेंडेंट नाम अवेलेबल होगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल के अंदर मतलब कहने का यह है कि अब आईकैप के सवालों के अंदर भी आपको नाम मिलेगा, ऐसा नहीं होता कि नाम ना मिले, लेकिन इस सवाल के अंदर नहीं लिखा होता। सिर्फ क्या लिख दिया था इन्होंने, ड्यूरिंग 15 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ऑन 31 दिसंबर 15, लैंड बिल्डिंग वर रीवैल्यू टू 1750, ऑफ दिस अमाउंट 650 रिलेटेड टू लैंड, बाकी बिल्डिंग ओरिजिनल कॉस्ट 500, रिमेनिंग लाइफ इज 40 साल। नहीं, कहीं पे ये नहीं लिखा कि किसने रीवैल्यू किया, लिख देता तो वो नाम हम लिख लेते। कहीं पे ये नहीं लिखा कि इंडिपेंडेंट है, खामोश हो तो हम यही अज्यूम करते हैं कि इंडिपेंडेंट रीवैल्यूअर ही है। अब नॉर्मैलिटी को वो सवाल में बताएगा। अगर वो नहीं बोल रहा कि जिसने रिवैल्यू किया इंडिपेंडेंट है या नहीं है, सवाल में नहीं लिखा हो तो मतलब इंडिपेंडेंट ही है भाई। ये आमतौर पर यही होता है, हम किसी पुप्पो के बेटे से, खाला के बेटे से रिवैल्यू नहीं करवाते अपने एसेट्स को। इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए जो रिवैल्यू करेगा एसेट्स को, ठीक है ना। तो चले बहरहाल, अब क्या हो सकता है। अब वैसे तो पर्चे के अंदर सिर्फ इतना लिख देना बहुत बहुत है, क्या, लास्ट रिवैल्यूएशन was performed on 31 दिसंबर 15। अब इन सवाल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इतनी बात काफी, और इस पे पूरे नंबर मिल जाएंगे, उसने कोई बात लिखी नहीं हुई। हाँ, लेकिन अगर खाम खा तकलीफ हो रही है, ऐड करना ही चाह रहे हो कोई बात, तो इतना सा लिख दो, बाय 31 दिसंबर 15 बाय ABC XYZ, ठीक है, एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स। ओके, ये मैंने वैसे जबरदस्ती लिखवाया आपको, अगर नहीं लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं है, आईकैप नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि उसने सवाल के अंदर खुद नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लिख देगा तो फिर आप भी लिखेंगे, जैसे टेस्ट वाले सवाल में आज लिखा होगा, जैसे पास पेपर में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, तो आपने भी लिखना है, इसके नंबर होते हैं। डन हो गया। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन। असल में ना ये दो सवाल ऐसे हैं, फैम और कार्ली, बहुत मुश्किल एडजस्टमेंट को इसमें नहीं डाला गया वैसे आईकैप की तरफ से, लेकिन ये दो ऐसे सवाल हैं, ये दोनों अच्छे तरीके से आ जाएं तो आप नोट वाला सवाल 50-60% हर सवाल करने के काबिल हो जाते हो। इसलिए इनके ऊपर समझ लो, मैंने आज ये तकरीबन तीसरा दिन है इसके ऊपर, ठीक है, 2 सवालों पे लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको मुकम्मल करेंगे तसल्ली से, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जो पासिंग मार्क्स आपको नोट के सवाल में दे जाते हैं, ठीक है ना। बाकी तो फिर प्रैक्टिस है, मुश्किल से मुश्किल सवाल करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और अगले टॉपिक्स पर 36 पढ़ेंगे 7 शामिल, 23 पढ़ेंगे 7 शामिल, 20 पढ़ेंगे 7 शामिल, ये होते जाएंगे शामिल इंशाल्लाह, ठीक है ना। इस टॉपिक के अंदर नोट के अंदर ही चीजें ऐड होंगी, ठीक है। तो वो सवालों के अंदर पास पेपर में आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी तकरीबन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि 50-60% तक सवाल सही सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं आप, प्रोवाइडेड पिछले 19 लेक्चर्स का नॉलेज भी हो आपके पास, वो जो हम सीख के आए वही कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। एक बच्चा क्लास में कहने लगा, सर एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन हमने नहीं की नोट में, तो जब आएगी तो करेंगे, तो आ जाएगी तो क्या मसला होगा, जाने वाला एसेट डिस्पोजल वाली क्रेडिट कर दोगे कॉस्ट, आने वाले को एडिशन में लिख दोगे, उसकी डेफिनेशन को, सब कुछ वैसे ही है, बस नोट में जो आपने नॉलेज गेन कर लिया हुआ, बस उसको प्रेजेंटेशन उसकी जो है वो इस तरह से करनी है, और कुछ नहीं है। तो कॉन्फिडेंट रहे, ठीक है। टेस्ट के अंदर पूरी जान मारनी है, 1 साल का नोट हो 2 का हो, आपने पूरी जान मारनी, पूरी जान मारनी, समझ आए ना आए पूरी जान आएगी समझ इंशाल्लाह, ठीक है। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, वैसे मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसके अंदर भी सवाल में 2 ही रिवैल्यूएशन, मतलब 2 साल की ही नोट बनाना था शेयर बिल वाले में। अच्छा, एक बात वैसे बातों में याद आ गई, बुक अवेलेबल होगी है, काइंडली वो आज लाजमी ले लीजिएगा, कल से नहीं हैंड आउट दूंगा मैं। हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, क्योंकि वो बहुत नुकसान की बात है, अब मुझे नहीं पता आपका कोई एक हैंड आउट भी आपके पास सलामत है। चलो शुक्र है अल्लाह का। अब ये काम कर लेंगे, मैं इनसे कह दूंगा टीएस से कि किसी एक सफे के ऊपर जो क्वेश्चंस, बल्कि आप देख लीजिएगा पहले एक बार को भाई, 1 मिनट, मैंने बात पूरी की, मैंने क्या क्या कहना है बताओ, नहीं क्या कहना है, नहीं वो क्या कहना है, कहना क्या है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, वो काम की बात तुम्हें क्या देता नहीं कहना, ठीक है। आपने जी किताब लेके उससे जो है वो क्वेश्चंस को टिक कर लेना। मैंने आज किया था कि मैं चैप्टर नंबर और क्वेश्चन नंबर उन पे लिखता रहा हूँ, उनमें चेंज नहीं आना। अगर कोई क्वेश्चन ऐड होता है पास पेपर में तो वो एंड पे हुआ है, अगर कोई लेक्चर नोट्स में क्वेश्चन ऐड हुआ है तो वो एंड है, इसलिए जो नंबर है क्वेश्चंस के वो नहीं छेड़े हुए, आप वो क्वेश्चन नंबर जाके जो टिक कर लीजिएगा, ठीक है, लाजमी। क्योंकि आप किताब के ऊपर लिखना थोड़ी लेट हुई मेरी तरफ से माजरत, तबीयत खराबी की वजह से, वरना ये किताब पहले दिन से होनी चाहिए। ये जो चीजें हम लिख रहे होते हैं हैंडआउट्स के ऊपर, ये किताब के ऊपर होना जरूरी है।
तो अच्छी बात है कि किताब के ऊपर अब आप चीजों को लिखें। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स would have shown book value of land and building would have been, ये चेंज हो गया जुमला वैसे, चलो would have been रुपीज इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। आप कहोगे नया जुमला नहीं पढ़ना, वैसे लिखा गया जुमला भी, बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग वुड हैव बीन रुपीज इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली, लेकिन छोड़ो हम वही जुमला लिखते हैं जो पहले लिख रहे थे, ये ना आप कहीं नई चीज आ गई। लैंड एंड बिल्डिंग would have shown, land and building would have shown book value of rupees इतने and rupees इतने रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अब आज लेजर लूजर नहीं बनाना, ये देखो ये परसों किया था काम, ये सब नोट बनाने के लिए क्या कुछ पापड़ बेले थे, आज ये नहीं करना, थोड़े बड़े हो जाएं अब डायरेक्ट काम करेंगे। मुश्किल हो बहुत, कोई एडिशन भी आ रहे हैं, डिस्पोजल्स भी आ रहे हैं, तो फिर चलो आप मजबूरी में कोई लेजर लूजर बना लो, वरना जरूरत नहीं है। आप अगर गौर फरमाएं इस सवाल के अंदर हमारा लैंड अलग पड़ा हुआ है, बोलो लैंड 500 की कॉस्ट है और उसकी रिवेल्ड अमाउंट 650 है, और हम क्या कह रहे हैं, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, तो लैंड की बुक वैल्यू क्या होगी भाई, सिंपल 500 लैंड है ना, इसका कोई एडिशन हुआ है, देखो ना इधर देखो ना, इनमें कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है, ये लैंड ये बिल्डिंग, ना कोई एडिशन ना कोई डिस्पोजल। तो ऐसे सिंपल सिनेरियो के अंदर क्यों लेजर बनाएं, टाइम वेस्ट करें, डायरेक्ट सोचते हैं, सवाल से देखते हैं। अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो लैंड की बुक वैल्यू 31 दिसंबर 15 पे क्या होती, तो सिंपल सी बात है, लैंड 500 का था, 500 का ही रहता। ठीक है, अब इसमें तो कोई वर्किंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने जस्ट यहां पे आकर लिखा डायरेक्ट ही 500। Had there been no revaluation, land would have shown 500 बुक वैल्यू, और रिवैल्यूएशन होने की वजह से बुक वैल्यू 650 आ रही है। अभी बुक वैल्यू कितनी नजर आ रही है, ये लैंड है ना, ये लैंड, ठीक है, बुक वैल्यू कितनी नजर आ रही है इस वक्त, 650। अगर हम कह रहे हैं रिवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू कितनी होती, 500। ठीक है, ऐसे ही बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग नजर आ रही है 1100, लेकिन मॉडल कौन सा है, रिवैल्यूएशन। हम क्या बताना चाह रहे हैं, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो कॉस्ट मॉडल वाली बुक वैल्यू क्या होती, जरा जुमले को सही कर लेगा, बेहतर हो गया जुमला। अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो कॉस्ट मॉडल वाली, तो कॉस्ट मॉडल वाली बीवी क्या होती, ये फैम वाले सवाल में हमने लिखा था, याद है ना, थोड़ा सा इसको इंप्रूव कर लिया। ठीक है, जुमले को लो भाई। अब बिल्डिंग है, इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग कर ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो हमें देखना ही पड़ेगा कॉस्ट कितनी है, एडेप्शन कितनी है। तो वर्किंग नंबर कौन सा चल रहा था आपका, बोलो, तो आप वर्किंग नंबर 6 ओपन करें, नई वर्किंग ओपन करें, 5 करनी है, श्योर। आपकी अभी तक रजिस्टर पे वर्किंग 4 थी, चलो वर्किंग 5 ओपन कर लें। बताएं जी, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, इधर देखो, ये तो रिवेल्यूड अमाउंट है 1100, कॉस्ट थी 1000 और 14 तक या 31 या 15 तक कितना डेप्रीशिएट हो चुकी थी बिल्डिंग, यानी यकम जनवरी 15 पे इसकी बुक वैल्यू थी 400, लेकिन हमें यकम जनवरी 15 की बुक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो इसकी बुक वैल्यू चाहिए 31 दिसंबर 15 की, तो एक साल की और डेप्शन चाहिए। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, वैसे तो मैं बताऊं आपको, आपस की बात है, आपस में ही रखना। ये वो वर्किंग जो कल हमारी यहां पे हुई थी, ठीक है। अच्छा, इस वर्किंग के अंदर बिल्डिंग, ये जो बुक वैल्यू आ रही है ये 380 ही हमारा आंसर है। ठीक है, ये रेडिली अवेलेबल है, पर्चे में यहीं से उठा लेंगे, लेकिन एक मसला है बेटा, मसला ये है कि मैंने प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, अगर यही रिवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर होती तो इस साल वाली जो डेप्रिसिएशन होती वो कॉस्ट मॉडल वाली ना होती, तो वो कैलकुलेट करने का तरीका तो अलग से सीखना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं ये 380 फिलहाल इस सवाल में अवेलेबल है, इसको उठा के लिख सकते हैं हम, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहा हूं कि मिसाल के तौर पे किसी और दिन रिवैल्यूएशन भी तो हो सकती है, तो इस वजह से एक तरीका आ जाए शॉर्टकट कैसे इसका लगाना है, तो भूल जाए कि ऐसी कोई चीज पड़ी है। मैं कह रहा हूं कि जी बिल्डिंग वो कह रहे हैं कितनी थी जी, बिल्डिंग 1000 की थी, बोलो 1000, कोई एडिशन हुआ होता तो यहां प्लस कर देते, कोई डिस्पोजल हुआ होता तो यहां पे माइनस कर देते, तो कितनी है बिल्डिंग, 1000 की ही है, कोई एडिशन नहीं कोई डिस्पोजल। ठीक है, फिर यकम जनवरी 15 पे कितनी एक्यूमुलेशन इसकी पड़ी हुई, 600। ठीक हो गया, ओपनिंग एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितनी है जी, 600। फिर फॉर द ईयर एंडेड कितनी डेप्शन है, ये निकाल लेते हैं। उसने कहा था जी, उसने कहा था इधर देखो, लैंड बिल्डिंग्स डेप्शन
ओवर 50 years ऑन स्ट्रेट लाइन ऑन बिल्डिंग्स ओनली, बिल्डिंग्स को 50 साल स्ट्रेट लाइन में डिडक्ट करना है, तो फिर कॉस्ट को 50 से डिवाइड करना है, जौन सा मर्जी साल हो जिंदगी का, ठीक है। तो कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे लाइफ से, लाइफ कितनी है जी 50 साल, तो एक साल की डेप्शन आएगी। बोलो अब ये है यकम जनवरी 15 तक की डेप्शन, ये 15 वाले साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है 20 बनती है, तो ये क्लोजिंग कितना बन जाएगा 620। ये जब आप नेट करोगे तो वही 380 आ रहा है। मैं ये कह रहा था कि ये बुक वैल्यू उधर अवेलेबल है, लेकिन प्लीज वहां से ना उठाओ, क्योंकि ये सवाल में अवेलेबल है ना। अगर यही स्टार्ट ऑफ द ईयर वाला सवाल होता तो उस वर्किंग के अंदर से ये डेफिनेशन को नहीं मिलनी थी, तो तरीका वो सीख लिया जो चल जाए। बाकी पर्चे में अगर इस तरह की सिचुएशन हो 380 उठा लेना चाहिए था आपको। ओके, बहरहाल ये क्या आ गई हमारे पास जी बुक वैल्यू, ठीक है। तो हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन बिल्डिंग वुड हैव शोन अ बुक वैल्यू ऑफ 380, ठीक है जी, एंड लैंड वुड हैव शोन अ बुक वैल्यू ऑफ 500। लैंड के लिए तो कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ी, पर बिल्डिंग के लिए वर्किंग नंबर आपने बताया अभी 5, ठीक है जी। ये सब नोट बन गया, ठीक है, सही है, समझ आ रही है। कितने बच्चों ने घर पे ट्राई किया था, पास होने वाले बच्चे थे हाथ खड़ा करें दोबारा, नहीं अब बढ़ गए ये तो ऐसे ही। तो ये सही बने थे दोनों नोट। चल कहीं फंस जाओ ना तो फिर लेजर बनाना, वरना टाइम जाया ना करना। कहीं पे फंस जाओ, अभी क्या है आसान है, मुश्किल कब है जब एडिशन भी आ जाए डिस्पोजल भी आ जाए। अगर तब भी कर लो तो वाह वाह, लेकिन अगर परेशान हो तो लेजर बना लेना ओपनिंग से, सिर्फ इसी साल का जल्दी जल्दी बना लेना, एक सब नोट बन जाएगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। ले जी, उसके बाद क्या है जी मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या मूवमेंट होती थी, कुछ याद करा दें मुझे। ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस अरोज ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, वैसे होता है यही है पर ट्रांसफर भी काम चलेगा, सिर्फ ट्रांसफर लिख दो तो काम चलेगा, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स भी लिख सकते हैं, और क्लोजिंग। अच्छा बच्चों ये देखो, अभी तक सब नोट्स की बजाय मेन नोट की बात करें तो जब भी इस वर्किंग में आते थे, पीपीई के नोट की मेन बॉडी में आते, मैं कहता था कि नहीं छुप रहा, चले जो भी है ये नहीं है, ठीक है, छुप गया, छुप गया, ठीक है। मैं कहता था पीपीई का नोट बना रहे हो, सरप्लस वाले कॉलम को छुपा लो, छुपा लो, ठीक है, और सिर्फ इधर देखो लैंड बढ़ गया, ठीक है ना। अब पीपीई का नोट मेन बन गया, अब मूवमेंट इन सरप्लस का सब नोट बनने लगा है, तो अब मैं कहूंगा इसको छुपा लो, और सिर्फ इस कॉलम को देखो, मूवमेंट इन रिवर सरप्लस बन जाएगा। कैसे, ओपनिंग ने कितना सरप्लस पड़ा था लैंड का 0, कितना अरोज हुआ 150, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स कुछ नहीं, और क्लोजिंग 150 ही है। अच्छा ये ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स इस वजह से नहीं है क्योंकि ये ज्यादा बेहतर बात है, क्योंकि ये लैंड है, ये आधी बात है क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं हुई, तो ये अगले साल डेप्रिसिएशन होगी तो क्या ट्रांसफर होगा, वो भाई लैंड डेप्रिशिएट ही नहीं होता। ये स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन थी, तो इसमें से कुछ भी ट्रांसफर नहीं होना था, लैंड का रिवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ तब जाएगा जब एक्चुअल में लैंड बिक जाएगा, तो सारा उठाकर रिटेन्ड अर्निंग में फेंक देंगे, या कोई लॉस आएगा सरप्लस को खा जाएगा तब ये गायब होगा, वरना अपनी जगह पे कायम दायम रहता है, ठीक है ना। तो ये बात सही नहीं है कि डेप्रिसिएशन नहीं हुई इसलिए ट्रांसफर नहीं हुआ, भाई डेप्रिसिएशन होती हुई तो लैंड का सरप्लस कहीं नहीं जाना था, क्योंकि लैंड ने डेप्रिशिएट नहीं होना था, तो इंक्रीमेंटल एक्शन का भी सवाल पैदा नहीं होना था, खामोश होकर बैठे, ठीक है जी। तो ओपनिंग 0, ओपनिंग बैलेंस 0, अरोज ड्यूरिंग द ईयर 150, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स कभी भी नहीं होगा, क्लोजिंग भी 150, ठीक हो गया। नेक्स्ट बिल्डिंग के लिए अगेन क्या सिखाया था, जब पीपीई का नोट बनाओ मेन बॉडी तो सरप्लस को छुपा लो, और सिर्फ ये देखो 720 से बिल्डिंग बढ़ गई, कल यही किया था ना। आज मूवमेंट इन रियल सरप्लस बना रहे हैं तो आज इसको छुपा लें, और देखें जी सरप्लस की मूवमेंट क्या है, ओपनिंग कुछ नहीं था, 780 का रोज हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ कुछ, क्यों नहीं हुआ ट्रांसफर, हाँ इसके बारे में कहो, क्योंकि ये डेप्रिशिएट नहीं हुआ इसलिए कुछ भी इंक्रीमेंटल एक्शन के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन होगी तो इंक्रीमेंटल का सवाल पैदा होगा और ट्रांसफर आएगी, ठीक है, सही है। तो ओपनिंग 0, अरोज 720, ट्रांसफर्ड 0 और क्लोजिंग 720, ले जी। किसमें डिग्रीज आए, अच्छा उसको जब आएगा ना तो फिर मैं इस फॉर्मेट के अंदर डाल दूंगा, वैसे करना कुछ भी नहीं होता, अरोज या एडजस्टेड का लफ्ज लिख देते हैं हम, ठीक है, कि वो अच्छा इसी साल आके जा भी सकता है तो फिर ट्रांसफर्ड की फिगर के अंदर आ जाता है, लेट इट कम, सवालों में आएगा आने वाले दिनों में, फिलहाल सिंपल लेकर चलते रहे, वैसे हम यूं कर दिया करते हैं अरोज स्लैश एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब क्या होता है,
भाई आया नहीं सरप्लस, लॉस आया उसको खा गया तो वो माइनस आ जाता है यहाँ पे एडजस्टेड में, प्लस माइनस, लेकिन ये लेट इट कम, फिलहाल नहीं है ना, ये चलने में, ठीक है, ये कंफर्टेबली समझ आ रहा है, वो भी आएगा, आएगा कंफर्टेबली समझ इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल नहीं है ड्यूरिंग द ईयर। यही तो मैं कह रहा हूँ, एग्जामिनर को पता ना लगे कि डीटीवाई क्या है, उसको नहीं पता लग सकता, क्योंकि एब्रीविएशन तो हमारे अपने अपने होते हैं, ठीक है। मैं डीटीवाई लिख दिया है, हो सकता है सर आसिफ क्लास में डीवाई लिखते हो ड्यूरिंग ईयर एंड, एक बात कर रहा हूँ, तो अब वो डीवाई लिख रहे हैं, मैं डीटीवाई लिख रहा हूँ, दोनों का मतलब क्या ड्यूरिंग द ईयर, तो एब्रीविएशन तो हर किसी के अपने अपने होते हैं, इसलिए एग्जामिनर को नहीं पता लगता, तो आप ना लिखा करें एब्रीविएशन, ये मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, चेंज इन एस्टिमेट जी, चेंज क्या हुआ, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है, तो अंग्रेजियां मारते हैं ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, यही फजूल फजूल काम हम करते रहे, आज सारी क्लास गुजर गई, देखा आपने कुछ भी नहीं किया आज। एक तो अकाउंटिंग की क्लास में टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है मेरा, तो आप लोगों को तो नहीं गुजरता, मुझे पता है, आप लोग तो कहते हैं या अल्लाह माफ कर। ड्यूरिंग द ईयर, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन of computer has changed from straight line to reducing balance, ठीक है जी। पिछली क्लास में बच्चे ने कहा सर रेट भी लिख दें, तो मैंने इसलिए जगह छोड़ी है, चाहो तो लिख लो, ना भी लिखो तो काम चलेगा, ठीक है, अभी मैंने वैसे लिखा है, ये बता दिया हमने उसको, ठीक है, लेकिन अगर किसी को तकलीफ हो तो वो यूं कर सकता है 33.33, अब जगह ही कोई नहीं बची यार, फ्रॉम 33.33% टू स्ट्रेट लाइन टू 40% रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है, कोई लिखना चाहे तो लिख ले, बट मुझे तो ये खास पसंद नहीं आती बात, तो मैं नहीं लिखूंगा, लिखना चाहे तो भी सही है, ना लिखें तब भी काम चल जाएगा, ओके। अच्छा, आगे, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन प्रॉफिट्स इज एज फॉलोज, हाँ जी बोलें, है ना, ऐसे जैसे रेलेवेंट बात होगी, अब वो 2 सवाल करके आए, ठीक है, चल अब इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट और इंक्रीज या डिक्रीज इन फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट्स, वर्किंग नंबर तो अब मेरे ख्याल में 6 बनेगी, ऐसे ही है ना, चलें 1 मिनट लगाएं, फिर 1 मिनट लगाएं, करें, आप लोग नोट ही करी जा रहे हैं सुबह से बैठे मुंह उठा के, कुछ आपने खुद किया ही नहीं, क्या मुंह दिखाएं घर वालों को आज जाके, क्या मुंह दिखाएंगे, आज हमने कोई भी काम खुद से नहीं किया, जल्दी करें। वाह, क्लास चल रही है मेरी अभी, वाह, समझ आ रहा है, नोट बनाए, थोड़ा सा बेटा रास्ता थोड़ा, शाबाश 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 शाबाश, हिम्मत करें, किसी ने हिम्मत नहीं की अभी तक, हाँ जी, काम शाम कोई नहीं हो रहे, मोबाइल नाल खेडिया जा रहे हैं, ये सफा साफ सुथरा सफा खोल के बैठे हो, जरा चेक कराओ क्या कर रहे हो अभी तक, ये क्या है, छुट्टी पे, कब से छुट्टी पे थे, ये एक छुट्टी पे नहीं थे तुम, ये तो 3 दिन पहले का काम रोका हुआ है, हाँ भाई है क्या, बताया तुमने कि छुट्टी हो गई है, मेरे से बताया तुमने, परसों की कल आया था, कोर्ट का टेस्ट है, पढ़ के नोट कर, कुछ नहीं नोट होना, अब कुछ नहीं होना, लो मुझे फैकल्टी रूम में आके, तो यार तुम पढ़ना कब शुरू करोगे यार, नहीं कब, किस सदी में, जल्दी कर यार, लिखा कहाँ पे नोट वगैरह, नोट कहाँ, इंक्रीज डिक्रीज तो लिखो, इतनी लंबी अंग्रेजी अभी तक खत्म ही नहीं हुई आपकी अंग्रेजी भाईजान, कुछ कर लो, पढ़ लो, इस तरह से पास नहीं हो गए,
वालेकुम। जी, अब वो टाइमलाइन वगैरह नहीं बनानी हमने बैठ के। इधर देखें जी, करंट ईयर डेप्रिसिएशन और फ्यूचर ईयर डेप्शन निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डेप्शन का इंपैक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन विद न्यू एस्टीमेट निकली हुई ऑलरेडी, पहले वो यूज कर लें। डेप्रिसिएशन विद, जरा स्मार्ट स्मार्ट करके बातें मत करें भाई आप। डेप्रिसिएशन विद न्यू एस्टीमेट, ये ना ऑलरेडी हम निकाल चुके हुए हैं। ये देखें सवाल में कंप्यूटर की डेफिनेशन निकली थी ना कल 44.8, वो परले कोने पे निकली थी ना, तो ये वर्किंग नंबर 4 से उठा लो 44.8। डन जी, बोलो वो 44.8 कहां से आया, समझ आ रहा है? अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन विद ओल्ड एस्टीमेट, डब्ल्यू उड़ गया, विद ओल्ड एस्टीमेट। अच्छा, अब इधर देखें जरा, सबकी तवज्जो चाहिए मुझे। ओल्ड एस्टीमेट क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड पे 33.33%। अगर स्ट्रेट लाइन है तो रेट किस पे लगेगा? कॉस्ट पे। अब एक मसला था जिसको आपने ध्यान ही नहीं दिया। अगर 617.8 यानी कॉस्ट पे 33.33% लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आता है? 205.9। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है इसको आप ऐड करें अक्यूमुलेटेड जो ओपनिंग है, करें जरा ऐड करें। 505.8 में 205.9 को, ये क्या है? ओपनिंग अक्यूमुलेशन है। ओपनिंग पिछले साल क्लोजिंग है, जैकब यानी 15 का ओपनिंग है। ये 15 की डेप्शन आप कह रहे हैं कि अगर एस्टिमेट चेंज होता तो ये होती, बोलो तो 505 में 205 को ऐड करो, क्या 7, यानी एसिड 600 का और डेप्रिसिएट 700 हो गया। अल्लाह अकबर, ये तो आपने सोचा ही नहीं, तेजी में देखा ही नहीं, इसलिए मैंने इस सवाल का नोट पहले नहीं बनवाया था, चेंज एस्टिमेट वही बनवा देता। ठीक है, अब जो कोई होमवर्क वाला सवाल या टेस्ट वाला सवाल को आएगा उसमें नॉर्मल सवाल होगा, उसमें नोट फौरन साथ बन जाएगा। इसमें एक मसला था, अब पहली बार अगर मैं ये समझाता तो फिर मैं ऊंट को रिक्शे में बिठाता। ठीक है ना, वो तो समझ लिया, नोट बनाना हमें आता है। यहां एक मसला क्या आ गया भाई? मसला ये है कि अगर पुराना हिसाब ही होता तो इस साल में ये एसिड मैक्सिमम 112 रुपए डेफिसिट हो सकता था, इससे ज्यादा नहीं हो सकता था, क्योंकि नेगेटिव एसिड का कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना। तो बोलो ये कुछ ऐसा हुआ होगा कि कंप्यूटर जब खरीदा होगा तो कुछ महीने उस साल में चला होगा, फिर चलते 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 इस साल में पहुंचा होगा, तो इस साल में इसकी शायद पूरी लाइफ बची नहीं हुई पूरे साल की डेप्शन के काबिल, वो 2-3 महीने होंगे। इसी वजह से अगर पूरे साल डेप्शन करने की कोशिश करते हैं तो वो 205.9 बन जाता है। तो भाई अगर इस साल में पुराना एस्टीमेट लगता तो ये मैक्सिमम 112 मजीद डेप्शन हो सकता था और डेप्शन होकर 0 हो जाता, नेगेटिव नहीं हो सकता था। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन जो है ये सही नहीं है। ठीक है, ये डेप्शन सही नहीं है। मैं यहां पे लिख के इसको काट देता हूं। आपने पहले जज्बात में आके ना, जज्बात में आके आपने क्या किया जी? 100 कितना था? 600, बोलो 617.8 पे आपने लगाया 33.33% और यहां पे लिख दिया 205.9। अब ये लिखकर फौरन आपकी नजर गई बुक वैल्यू पे, तो आपको हो नहीं भी गई पर्चे में तो कोई बात नहीं भाई, वो जिसने नोट बनाया ये सारा कुछ लिखा, ये सारा काम किया, यहां गलती से वो 205 ले भी गया तो इसके नंबर यहां कट जाएंगे। फिर ये कंपैरिजन करना, यहां से इंक्रीज डिक्रीज निकालना, उसको नोट में लिखना, इसके नंबर मिलेंगे, गलती पे गलती के नंबर नहीं कटते। बहरहाल आपने तो देख लिया, आप क्यों छोड़ेंगे? आप तो देख लेंगे, ओहो ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो सिर्फ 1-2 तक ही जा सकता है। ठीक है, अब भाई अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो डेप्शन होती 112, मैक्सिमम ये हो सकता था। हो गया चेंज तो ये समझ आइए बात 112 वाली। अच्छा, एस्टीमेट चेंज हो गया तो डेप्शन कितनी आई है? 144.8। एस्टीमेट चेंज ना होता तो डेप्शन कितनी होती? 112। हो गया चेंज तो कितनी होगी? 44। बढ़ गई कम हो गई? डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन। और सही है, ड्यू टू चेंज इन एस्टीमेट क्या हुआ? डेप्शन डिक्रीज होगी। कितनी बताना पसंद करें? 60। ओ भाई सख्ते में क्यों आ गए हो? और 112 और 44 का फर्क बता दो। 67.2 से डिक्रीज हो गई डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी ऐसे लिखे ना, ऐसे लिखे, ये क्यों आप छोड़ के जा रहे हैं? डेप्रिसिएशन में क्या हुआ जी? डिक्रीज आया, ठीक है जी 67.2, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया 67.2 से। एज इट इज उठाकर यहां पे उल्टा के लिख दें। वो प्रूव अब हम कर चुके हैं, पर्चों में बैठ के प्रूव नहीं किया जाता चीजों को, पर्चों में बैठ के तो बस पर्चे किए जाते हैं और पर्चों को पास किया जाता है फटाफट। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बन चुके होते हैं ऑलरेडी हमारे। ये टोटल जी इंक्रीज इन प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया जी? तो इंक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट और डिक्रीज इन
फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स वर्किंग नंबर 6। अच्छा ये 6 है, पिछली 5 थी। ठीक है जी, और डन जी। अच्छा 67.2 और 67.2 ये जी आपके सब नोट्स हैं जो रहते थे। ठीक है जी, ये लास्ट रिवाइजन वाज परफॉर्म मूवमेंट रिवर्स सरप्लस। पहले इसको बना ले, किसी ने पिक्चर बनानी है तो इस तरफ दूर वाले बच्चों के लिए। क्या हर दफा क्यों इस तरह होगा? पीछे 2 सवाल किए, इस तरह हुआ तो सिर्फ एक दफा हो गया, हर दफा क्यों होगा? लेकिन हो भी सकता है आपके साथ, आपके लिए अगर हो गया तो हर दफा ही है। अच्छा जी, अब होमवर्क के सवाल को दोबारा होमवर्क में करना है, लेकिन पहले ओपन करें, पहले पियानो वाला सवाल ओपन करें। मैं ओपन करता हूं जी। बेटा फिर आप छुट्टी ना करते, क्या समझ नहीं लगी आपको? जी बेटा पी लो, फिर घर जाके कर लेना जी। ये पियानो लिमिटेड प्लीज, ये पियानो लिमिटेड वाला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क में था। इसके अंदर एक अजम्पशन मैंने आपको बोली थी, शायद आपने लिखी ना हो, अब लिख लें। वो अजम्पशन ये है कि चेंज इन एस्टीमेट साल में किसी भी दिन हो, हम उसे साल का पहला दिन अज्यूम करते हैं। ये देखें, चेंज इन एस्टीमेट साल के किसी भी दिन हो उसे पहले दिन अज्यूम करेंगे। मैंने अज्यूम किया ईयर एंड 31 दिसंबर 20 है, अगर मिसाल के तौर पे, तो 3 सिचुएशन लिखी हो सकती हैं पर्चे में। या तो वो यूं लिखेगा जैसे आज तक देखा, ऑन यकम जनवरी 20, तो इसका मतलब तो यकम जनवरी 20 ही लेंगे। कभी कभी वो यूं लिख देगा ड्यूरिंग 20, तब भी हम यकम जनवरी 20 ही लिखेंगे। इवन वो लिख दे ऑन 31 दिसंबर 20 एस्टीमेट हैज बीन चेंज्ड, तब भी उसको हमने लेना कब से है? यकम जनवरी 20 से। ये अजम्पशन हमने हमेशा लेनी है। चेंज इन एस्टीमेट साल की किसी भी दिन हो, हम उसे साल के पहले दिन लेकर आएंगे। इस सवाल की खूबसूरती ये थी, इस सवाल में एसिड रीवैल्यू भी हो रहा है, चेंज इन एस्टीमेट भी आ रहा है। तो चेंज इन एस्टीमेट के लिए ये उसूल लगा के सवाल को करना है। ये मैंने सवाल बोर्ड पे करवाना था, लेकिन आज टाइम नहीं बचा। ठीक है, तो ये आज स्टिल होमवर्क में है। उसके बाद शेरदिल वाले सवाल के अंदर कोई मसला आया हो? शेरदिल वाले सवाल में 2 साल का नोट बनाना था। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? देखो 16 के साल में खड़े हो तो उसका कंपैरेटिव 15, 15 के साल में खड़े हो तो उसका कंपैरेटिव 14। ये कभी नहीं कहना 16 के साल में खड़े हो, बेटा चुप कर जाए प्लीज। 16 के साल में खड़े होकर 17 कभी भी कंपैरेटिव नहीं होता, 17 कभी आया ही नहीं होता। ठीक है, आपने ये 2 साल का नोट बनाना था। ठीक है, अब करना क्या है, दोनों अलग अलग सफे पे बना लो तो बेहतर है। कोई मैनेज कर सके तो बेशक कर लेना। ये सवाल भी अभी तक होमवर्क में ही है जी। अच्छा जी बेटा, जी भाई। बेटा खामोश होंगे तो छुट्टी होगी, बोलो। भाई ये ना साथ साथ काम करने वाले होते हैं, ये बाद में नहीं होती फरमाइशें पूरी। ठीक है ना जी। भाई रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ लेना, आप क्लास के बाद मुझे मिल जाए। ठीक है जी, होमवर्क के अंदर 11 और रहता है अभी कौन सा, ये नहीं ये था। अच्छा जी, मैं याद कर रहा हूं कि आपका 11 और 8 दोबारा से होमवर्क में चला गया। ठीक है जी, 11 और 8 दोबारा से होमवर्क में है। जिंदगी ये तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।